श्रद्धेय दिलीप सिंह जी का चित्र पीछे लगा। मंच ध्यान दे, मैं कुछ टिप्पणियों पर प्रमोद जी ध्यान चाहूंगा। मैंने सुना है कि कोई पिता लंबी प्रतीक्षा करता है कि कोई उसका पुत्र यशस्वी पैदा हो, लंबी प्रतीक्षाएं करता है कोई दशरथ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पुत्र प्रतीक्षा करता है कि कोई यशस्वी पुत्र ऐसा हो, यशस्वी पिता ऐसा हो जिसकी तस्वीर सामने हो और उसके लिए रात भर वो बैठा रहता है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। बस 2 ही लाइन में दे देता हूं, उसके बाद अपनी बात शुरू कर देता हूं। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। वाह! जूदेव जी का कार्यशैली कैसी रही है वो हम सब लोग जानते हैं। इस निशा में, इस रजनी में हम लोग इसलिए बैठे हैं कि कोई रजनीश यहाँ बैठे हैं तो हमें पूरी रात यहाँ बैठना था। आप जितने भी लोग हैं, मैं बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हूं। मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, रसायन विज्ञान का लेक्चरर हूं। आप आयतन में कम है इसकी चिंता नहीं है, आप घनत्व में ज्यादा रहें, डेंसिटी में ज्यादा रहें तो मुझे अच्छा लगेगा। 2 लाइन और सुन लो, थोड़ा सा मैं जागरूक कर देता हूं। मैं बार बार जब इस चेहरे को देख रहा हूं, मुझे राजस्थान मेरे जहन में है सर, और पंडित नरेंद्र मिश्र की 2 लाइन मेरे जहन में आ गई हैं तो मैं कह देता हूं। उसमें 1 लाइन मैंने बदल दी है, सुन लीजिएगा। वो धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है, और जो तबीयत से रजपूत बैठे हो, हमारे पंडित जी कई बार एक शब्द कहते हैं, आप जाति से क्या है नहीं है, आप तबीयत से जो रजपूत बैठे हो यहां, चित्र सामने देखें और 2 लाइन विनीत चौहान पंडित नरेंद्र मिश्र की कोट कर रहा है, अच्छी लगे, मैं दावा करता हूं, आप अपनी हथेलियां रोक के बताइएगा। वो धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है, वो धरती झाला माना के प्राण दान की है। और अब आपका हाथ खुले, वो धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है, वो धरती झाला माना के प्राण दान की है, और रजपूती पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं कभी। ये धरती दिलीप सिंह के स्वाभिमान की है, ये धरती दिलीप सिंह के, आपकी तालियां थोड़ी सी सघन कर दीजिएगा, ये धरती दिलीप सिंह के स्वाभिमान की है। एक तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अब आपके बाद ये कवि पढ़ेगा कि वो कवि पढ़ेगा, अब आप जाइएगा मत। बहुत अच्छे। आपका जब मन करे पीछे पढ़ तेज चल हो जाइएगा। क्या बात है। लेकिन 100% यहां बैठे रहे। मेरे दोस्त लोग जानते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का 1 गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है एमएससी के अंदर। मुझे 100 में से 100 अंक लेने की आदत है। अब जितने बचे हैं या तो 100% मेरे साथ हों या 100% पीछे मुड़ के कहते कविता समाप्त हो चुका है। मैं कविता शुरू कर रहा हूं। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है पिछले दिनों कश्मीर में, पता नहीं मुझे आप में से कितने लोगों ने देखा है। हमारे कुछ सैनिक बैरकों में वापस लौट रहे हैं, उनके कंधों पर राइफलें टंगी हुई हैं। मैं बताते समय मेरे रोंगटे खड़े हैं इस दृश्य को, जितने लोग बचे हैं। मैं दावा कर रहा हूं कि ना अफसोस होगा जो लोग इस समय तक रुके नहीं, यदि आपने जाके बताया कि हम अंतिम क्षण तक सुनकर आए थे कवि सम्मेलन को। वाह! कुछ सैनिक लौट रहे हैं बैरकों में, उनके कंधों पर राइफलें टंगी हुई हैं, और कुछ बदतमीज लड़के कश्मीर में उनके गालों पर तमाचे मार रहे हैं, उनके हेलमेट उनके पैरों में ठोकरें खा रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने सीन देखा जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं? आप में से देखा है किसी ने सीन? आपके मोबाइल पर आया हो तो शुक्रिया, 10-5 लोग ही सही। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम इस मुल्क में कायरता के बीज कहां तक बो चुके हैं। ये देश की राजनीति हमें कम से कम मालूम तो है। हमें सपने में उम्मीद नहीं थी कि जिस सिंहासन पर हमने बड़े शेर को बैठा दिया है, उसके बैठने के बावजूद असहज ना हो विनीत चौहान कुछ ऐसी वैसी बातें करे तो ये सोचें कि मैंने क्या कहने के लिए बोला, यार क्या बोल रहा है विनीत चौहान। हमें सपने में उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी के बैठने के बाद भी सेना के गालों पर इस तरह तमाचे पड़ जाएंगे। सर, हमने पूछा कि दिल्ली क्या कर रही है, कहला ये तो सैनिकों के धैर्य की परीक्षा है। माफ करें साहब, ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है, ये 70 साल की राजनीति के कायरता के बीज हैं जो हमारे सैनिकों के गालों पर तमाचे के रूप में झेलने पड़ गए, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा साथ दीजिएगा, मैंने कहा 100% साथ हो। आप पीछे भी जा सकते हैं, मैंने रोका नहीं आपको। हरिओम पवार जी ने 2 लाइन लिखी है, आपके हाथों में चिंगारे उठे तो उसे हटाइएगा कि किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। कैसा लगा होगा जब सैनिकों के गालों पर तमाचे लगे होंगे। मुझे शुरू कर दीजिएगा, मैं 10-15 मिनट हूं तो फिर जीवंतता के साथ हूं। किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी
कुत्तों के दरबारों में मुझे एक भी हाथ खाली नहीं चाहिए सर। मैं पहले कह रहा हूं, जिसे कभी न सुनना वो जा सकता है, बैठे तो फिर मेरे साथ बैठे। किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। तो विनीत चौहान शुरू होता है कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से। हमारे कर्नलों की कॉलरें पकड़ ली गई सर, हमारी जुडिशियरी यहां बैठी है सर। पुलिस की एक छोटी सी जिप्सी आ जाती है तो भीड़ तितर बितर हो जाती है, और बख्तरबंद सेना की गाड़ियों पर इस तरह पत्थर फेंकेंगे बच्चे, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो विनीत चौहान इस आग को गाना चाहता है कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। बहुत हो चुका मोदी जी। अब ये लाइन लिखने वाला अकेला विनीत चौहान है हिंदुस्तान में। मैंने 16 बार मोदी जी के सामने कविताएं पढ़ी हैं। मैं शायद इस मंच का इकलौता नहीं तो दूसरा कवि जरूर हूं प्रमोद जी के बाद, जिसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी लाल किले से कविता पढ़ी है। वाह! लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं उनके चरण चुम्बन की भाषाएं पढ़ना शुरू कर दूं। मैं दिनकर की वंशावली का सबसे छोटा बेटा होने के नाते अच्छी तरह जानता हूं, जब व्यक्ति और राष्ट्र में से किसी एक का चयन करना पड़ जाए तो व्यक्ति को पहले स्थान पर रखा जाता है, नहीं राष्ट्र को पहले स्थान पर रखा जाता है। बहुत अच्छे। व्यक्ति को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। बहुत अच्छे। कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तान। कहां भाजपा के लोग बैठे, कहां कांग्रेस के, मुझे पता लग जाएगा अगली लाइन में। पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो, आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी, कहां है देशभक्त लोग, मैं देखना चाहता हूं, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। वाह! ये सेना के धैर्य की परीक्षा है? नहीं सर, हो सकता है आने वाले तूफान की सूचना हो। मैं एक पहली स्पिन बॉलिंग करके देख रहा हूं, आप में से कितने लोग समझेंगे मुझे पता नहीं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं। इतना खून नहीं छिड़को, यदि आपका कोई बेटा, कोई पड़ोसी, कोई संबंधी सेना में हो तो मैं उसके दर्द की बारीक सी लाइन पढ़ रहा हूं। जो लोग पकड़ जाए वो ताली बजाएं, बाकी लोग पड़ोसी से पूछें विनीत कहना क्या चाहता था। इतना खून नहीं छिड़को, मैं दिल्ली से कहना चाहता हूं, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, और सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। सेना को इतना मत रोको, आपकी खामोशी मुझे खल रही है। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपे और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी। और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। अजीब देश है, नई नई परिभाषाएं गढ़ ली हैं हम लोगों ने। हम असहिष्णु हो चले हैं, असहिष्णुता बढ़ रही है इस देश के अंदर, इंटॉलरेंस बढ़ रही है, इंटॉलरेंस। साले अंग्रेजी में शब्द भी ऐसे ढूंढ के लाए हैं कि मुंह को लकवा मारने का डर लगता है। मेरी बात को गंभीरता से समझना। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर 11 साल तक कोई आदमी बैठता है, ये मेरी और आपकी परीक्षा है। आप समझ गए तो मुझे लगेगा मैं जितने लोगों के बीच था वो कम से कम कविता को समझने वाले लोग तो थे। वाह वाह। नहीं तो मुझे दुख होगा कि जो हिस्से में आए वो भी वैसी भीड़ थे जो पहले सुन करके चली गई थी। मुझे नाम नहीं लेना है और आपको समझ के बता देना इशारा में। 11 साल तक कोई आदमी दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठता है और रिटायरमेंट के समय बयान देता है, मुझे और मेरी कौम को इस मुल्क में डर लगने लगा है, मेरा दम घुटने लगा इस देश के अंदर। आदरणीय हामिद अंसारी जी, 11 साल तक आपको उपराष्ट्रपति की कुर्सी में कांटे नहीं चुभे। 11 साल बाद आप और आपके 2 चेले बंबई में घोषणा करते हैं वो बड़े फिल्म स्टार हैं। मैं जानबूझकर दोनों का नाम नहीं ले रहा हूं, वरना उनका कद बड़ा हो जाएगा, मेरी कविता का कद छोटा हो जाएगा। वाह। 5 स्टार होटलों की 36वीं मंजिल पर दारू की बोतलें हाथ में लेकर अपनी महबूबा की गोद में बालों में उंगलियां फिराते हुए कहते हैं, डार्लिंग डर लगता है, दम घुटता है इस देश में। जशपुर वालों, यदि मैं ठीक जवाब दूं तो आपकी तालियां आकाश में उठे। हमारा दम घुटता है इस देश में। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या 36 फुट बर्फ के नीचे सैनिक का दम नहीं घुटा होगा जो तिरंगा लेकर तुम्हारे लिए 6 दिन तक जिंदा रहा? वो हनुमान थप्पा -35 डिग्री सेंटीग्रेड में 36 फुट बर्फ के नीचे 6 दिन तक जिंदा रहा।
दुनिया का विज्ञान रिसर्च कर रहा है कोई सैनिक -36 डिग्री में 6 दिन तक जिंदा कैसे रह सकता है। और विनीत चौहान रिसर्च कर रहा है कि वो कुल 12 घंटे के लिए दिल्ली लाया गया था मिलिट्री हॉस्पिटल में। सर, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, मुझे सुनने के लिए कम से कम मेंटली पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई में कितने, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेंटली पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए यदि विनीत चौहान को सुन रहे हैं तो। मैं कहना यूं चाहता हूं, 12 घंटे के अंदर उस बेटे ने दम तोड़ दिया। उसे तो सर सारी दवाएं दी जा रही थी, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया था जज साहब, उसके बावजूद वो बेटा दम तोड़ दे, मेरे दिमाग से बाहर की बात है। मैंने खोज करी आखिर वो बेटा क्यों मरा होगा। मैं आपका ध्यान चाहता हूं, इस समय जितने लोग यहां बैठे हैं, ठीक उसी समय जैसा मेरे छोटे भाइयों ने जिक्र किया, जवाहरलाल नेहरू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लग रहे थे, कश्मीर में कुछ लोग तिरंगा झंडा जला रहे थे, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे क्या लग रहे थे? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। अब आपकी तालियों का मैं समूह देखना चाहता हूं, मुझे लगे नहीं कि मैं कम कमजोर तालियों में था। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। निकम्मो, यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से भगत सिंह पैदा नहीं हो जाएंगे इस देश में? उस दिन अशफाकुल्लाह पैदा हो जाएंगे इस देश में। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा। मेरे पास इससे अच्छी लाइन नहीं हो सैनिक के लिए आज की रात कहने के लिए जो मैं बोल रहा हूं। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूटकर अंबर में कब का खो गया होगा। वो क्यों मरा होगा सर? मैं आपका ध्यान चाहता हूं। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूटकर अंबर में कब का खो गया होगा। वो जीना चाहता होगा अभी भी देश की खातिर, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। अजीब देश है ये। इस देश ने मरने को त्योहार बना लिया। मरना त्योहार है इस मुल्क के अंदर। हमारे बेटों के सर कट जाएं तो हम कहते हैं क्या बहादुरी से लड़े, हमारे सीने छलनी हो जाएं, सैनिकों की वर्दियां खून में नहा जाएं, क्या बहादुरी से शहादत दे दी। ये कौन सा तरीका है सर? मेरी बात को जरा पलट के सोचना। हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने पहली बार, मैं फिर देखना चाहता हूं कि इस कोने में पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मरना त्योहार हो गया इस मुल्क में, जीना क्यों नहीं है, जीतना क्यों नहीं है। हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने पहली बार पाकिस्तान में 38 किलोमीटर घुसकर 40 भेड़ियों के सिर काट के भारत मां के चरणों में चढ़ा दिए। क्या वो विजय का त्योहार नहीं होना चाहिए था इस देश के अंदर? वो विजय का त्योहार नहीं मना सर, वो संशय का त्योहार बन गया। राजनीति सवाल खड़े करती है, ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है कि नहीं हुई है, ये ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ, प्रमाण दो, प्रमाण दो। मेरी बात फिर समझना। आदरणीय फर्जीवाल जी और दिग्विजय सिंह जी, हमने आपके पिताजी के डीएनए के प्रमाण पत्र आज तक नहीं पूछे आपसे। बहुत अच्छे। आपने सेना से प्रमाण पत्र मांगे। मेरा दोस्त है सर कैप्टन जगविंदर सिंह, उसने कहा विनीत दुख होता है जब इस तरह के सवाल राजनीति खड़े करती है सेना के ऊपर। तुम्हें मालूम है हम 7-7 दिन तक भूखे लड़ते हैं कई बार सेना में। मैंने कहा जगविंदर इतना भी झूठ ना बोलो, 7 दिन तक सेना भूखी लड़े ये बात मेरे गले नहीं उतरती। मेरे खुद परिवार के 3 बेटे सेना में हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें 7 दिन की गोला बारूद और 7 दिन की रोटियां एक साथ दे दी जाती हैं, फिर तुम भूखे कैसे लड़ते हो? जगविंदर ने जो बात कही सर, मेरे रोंगटे खड़े इस समय। उसने कहा विनीत तुम्हारी बात सही है, हमें 7 दिन का भोजन और 7 दिन की गोलियां एक साथ दी जाती हैं, लेकिन हम रोटियां केवल 3 दिन की लेकर के इसलिए जाते हैं कि सरहदों पर गोलियां कम न पड़े, भले ही रोटियां कम पड़ जाएं इस देश में। उस सेना से प्रमाण मांगेगा इस देश के अंदर। तो उसने रोते हुए एक शेर लिखा सर, वो बर्फ, उसने जो रोते हुए शेर लिखा मैंने उसे अनुवाद कर लिया। मत बजाना मेरी पूरी कविता पर तालियां। लेकिन कोई सैनिक अपनी पीड़ा को कैसे गा सकता था? उसने लिखा, मेरे पैर के छालो लहू गुलो। प्रमोद जी बड़े गीतकार हैं, ये गीत की भाषा मेरी नहीं जो प्रमोद जी की है, लेकिन समझना इसको कि कोई सैनिक क्या लिखता है जब उसे प्रमाण मांगे गए। मेरे पैर के छालो लहू गुलो, कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे, कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे। वाह वाह वाह। पड़ोसी मुल्क के छोटे छोटे बच्चे हमसे कहने लग गए हमें इंच इंच कश्मीर चाहिए, इंच इंच कश्मीर चाहिए। मैंने प्रमोद जी से पूछा सर ये पाकिस्तान से कौन बोला? कहने लगे बिलावल भुट्टो नाम का एक बच्चा है, जैसे अपने यहाँ एक पप्पू है बस ऐसे एक पप्पू उनके पास भी है। मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिया वरना आप समझ नहीं जाओगे मैं राहुल जी के बारे में ऐसी वैसी कोई बात कर रहा हूं। आप समझदार लोग हो तो तालियां बजा दो तो समझ लो आपकी जीके ठीक ठाक है। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे,
ये लाइन मुझे अच्छी लगती है, आपको कैसी लगे मुझे बताइएगा, कि इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम जाकर पहले पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। बहुत अच्छे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल हमारे पुरखों के नाम दर्ज है गिनीज बुक के अंदर सर। किसी पड़ोसी मुल्क के पास 93,000 सैनिक हो, विद वेपन हो, और भारत के एक जनरल अरोड़ा के पैरों की जूतियां चाटना शुरू कर दें, ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में। और वो कहता है कि हमें इंच इंच कश्मीर चाहिए, तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। मेरा छोटा भाई अशोक यहां बैठा है। हमारी पीढ़ी पर यह आरोप है कि हम तोप तलवार गोला बंदूक से नीचे बात नहीं करते, वीर रस के लोग। ये घुंघरू पायल श्रृंगार, ये इनका इन लोगों का एक धंधा है, ऐसा नहीं है। मैंने एक लाइन में बिलावल भुट्टो की प्रेमिका का नाम लिया है, उसकी नींद न उड़ जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। मैं बिलावल को उसकी प्रेमिका का नाम भर ले रहा हूं, तो उसे कश्मीर समझा रहा हूं। कश्मीर क्या है कि कश्मीर देश का मस्तक है। मुझे आपकी खामोशी खल तो रही है, पर मैं कविता पढ़ रहा हूं, फिर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो, सो माफ तुम्हें कर देते हैं। तुम चचा जान के पोते हो, सो माफ तुम्हें कर देते हैं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। सर 2 महीने पहले अनिल जी, मैं लद्दाख गया था भारत सरकार की तरफ से। प्रबल भाई, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के एक छोटा सा दायित्व हिंदी सलाहकार का इस समय मेरे पास है। तो हमारे विद्युत मंत्रालय ने कहा कि विनीत जी जरा सैनिकों को कुछ कविताएं सुनाइएगा। 2 महीने पहले जब मैं वहां गया तो वहां उस समय -34 डिग्री टेम्परेचर था। सैनिक जब सुन रहे थे तो राइफलों पर बर्फ जमी हुई थी। मैंने जैसी ये 2 लाइन पढ़ी हैं, उन्होंने बंदूक इतनी ताकत से भींची है कि वो पिघल करके बर्फ पानी में तब्दील हो चुकी थी। मैं कोशिश करता हूं कि इस लाइन को ऐसे पढ़ूं कि आपकी तालियां उन बेटों को एक बार गरमाहट फिर सौंप दे। मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, ठीक ठीक ताली बज गई तो एक कविता, वरना मेरा काम खत्म हो चुका है। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, एक बार हाथ उठे आपके, मुझे अच्छा लगेगा। वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं। जिंदाबाद। मैं जब भी ऐसी कविताएं सुनाता हूं, ये राठी बैठा है, मेरा बड़ा जघन्य दोस्त है पिछले दिनों का। जघन्य। ऐसे दोस्त के रहते मेरे को सच बता रहा हूं, कभी दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को कभी। ये मेरे से एक ही बात कहता, भाई साहब क्या कविता सुनाते हो आप, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून खोलता है। मैं कहता तेरे अंदर खून है क्या, पहले तो ये बता। कहना ऐसा जितना भी ये खोलता है। मगर मैं इसमें क्या कर सकता हूं। कहना भाई साहब इन कविताओं को दूर दूर सुनाओ। अरे मैं सुनाता हूं, देख कल दिल्ली सुनाई, आज रांची सुना रहा हूं, परसों मुझे देहरादून पहुंचना है, फिर चेन्नई तो जाता ही हूं, तेरे को पता ही है। इतनी दूर दूर जाता हूं और कहां तक जाऊं। अगली बात जो इसने धीरे से कही है, मैं सही बता रहा हूं, आपको समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। मगर और कितना दूर जाऊं। कहना भाई साहब इन कविताओं को आप पाकिस्तान जाके सुना के आओ। बहुत अच्छे। अब तो आप समझ गए होंगे ऐसे आस्तीन के सांप मैंने कितने पाल रखे। लेकिन मैंने फोन लगाया अनिल भाई को, मैं कहा अनिल सिंह जी बैठे पीछे, आपका एक वीर रस का कवि कम हो सकता है, ये संचालक मरवाएगा आपको। कहला भाई साहब ऐसे कई संचालक निपटाए, आप चिंता मत करो, फार्मूला मैं बताता हूं। अनिल भाई के ने जो बताया फार्मूला मैंने इसके ऊपर लगाया, लेकिन ये आदमी भी उस्ताद आदमी है। मैंने कहा देख राठी, पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, किराया बहुत लगता है। ना किराया सुनते ही कवि हथियार डाल देगा। लेकिन अगला आदमी जितना दुष्ट निकला, मैं दावा कर रहा हूं आपकी जिंदगी में ना मिला होगा कोई ऐसा आस्तीन का सांप जैसा ये है। अगली बात इन्हें धीरे से फिर सरका दी। कहना भाई साहब किराए की चिंता मत करना, अब जिनके समझ में आए वही ताली बजाना, बाकी चुप रहना। मैं कहा किराए की चिंता मत करना भाई साहब, पाकिस्तान तक की एक तरफ का जाने का किराया मैं दूंगा। वाह, समझ गई कि दोबारा बताऊं? मन का आने का किराया कौन देगा? कहना भाई साहब इन लक्षणों से तुम्हारा किराया वापस नहीं लगे, आपकी मूर्ति लगेगी लाहौर के अंदर।
तो ऐसा आदमी तो आपने संचालक बना रखा है। बहुत अच्छे। लेकिन सच मानना सर, जिंदगी ने वो मौका भी मुझे दिया। भारत और पाकिस्तान की सीमा यानी बाघा बॉर्डर जिसे हम कहते हैं, जहां वो गेट लगा हुआ है, एक छोटी सी कविता की फरमाइश है। हर कवि को किसी न किसी कविता के कारण बुलाया गया, ऐसा बताया गया है मुझे यहाँ पर। तो अपनी वो कविता पढ़ना इसलिए जरूरी है कि लिफाफा उसके बिना मिलेगा नहीं, तो मैं भी वही कविता पढ़े देता हूँ। तो उस बाघा बॉर्डर के ऊपर जहां से भारत और पाकिस्तान की सीमाएं अलग होती हैं, उधर लाहौर शुरू हो जाता है और इधर अमृतसर समाप्त हो जाता है। वहां एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया कर्नल वीपी सिंह जी के नेतृत्व में। 5 कवि हिंदुस्तान के छांटे गए। सर आपको जानकर खुशी होगी कि उसमें एक कवि आपका विनीत चौहान भी था, जिसने बाघा बॉर्डर पर अपनी कविताएं सुनाई। बस एक छोटी सी कविता सुन लीजिएगा, फिर कभी अवसर मिलेगा उसे आगे अपन करेंगे। जैसे हम कुर्सी पे बैठे तो टेलीविजन वालों का एक नियम है कि वो साइन करवाते हैं कि साहब कौन सी कविता पढ़ोगे। वहां नियम नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ दो। तो मैंने कहा कि यार उधर भी उनकी सेना खड़ी है, इधर भी हमारे सैनिक खड़े हैं, तो घायल सैनिक की चिट्ठी सुना देता हूं, उससे अच्छी क्या कविता होगी। लेकिन प्रबल भाई, जैसे मैं वहां बैठा कुर्सी पर, मुझे लगा नहीं विनीत, तुझे आज 29 साल हो गए देश में चिल्लाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। आज वो दिन आ गया है कि उनकी सेना सामने खड़ी है। मैंने कहा ये तेने आज भी वो कविताएं यहां नहीं सुनाई, तू कुछ भी हो सकता है, राजस्थान और हिंदुस्तान का एक अच्छा बेटा तो नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। सर मैंने अपने फैसले को बदला। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, 2-2 चैनल मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये कविता मेरी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप सुनना। कल यूट्यूब पर कवि विनीत चौहान बाघा बॉर्डर, मैं एक भी शब्द इधर से उधर पढ़ूं तो मेरा नाम लेके थूक देना कि तुम यहां क्या पढ़ रहे हो, और जब पाकिस्तान की सेना सामने देखी तुम्हारी बोलती बंद कैसे हो गई। मैंने बहुत पहले कभी शिवो मंबर जी सुना था, या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस बनाया जाए। एक कविता मैंने वहां कही, वो मैं आपको कहता हूं, सुनिएगा। कि आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। मेरा पहला सवाल पाकिस्तान से नहीं है सर, वीरस के कवियों की तरह। पहला सवाल देश के रहनुमाओं से है कि आखिर तुम्हारे रहते आतंकवादी यहां तक पहुंचे कैसे, कि आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। कर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे, इस शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। कर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। क्या कहने हैं? ये लाइन देखना कल यूट्यूब के ऊपर। जैसे मैंने लाइन पढ़ी है, कर्नल ने 2 सैनिक मेरे पीछे गन लेके दौड़ाए। कहना यार शांति के लिए कवि बुलाए थे, क्रांति के लक्षण शुरू हो चुके हैं। जो लड़ाई साला 3 साल बाद होनी है वो आज शुरू होगी। लाइन ध्यान से सुनना, और डरे हुए लोग ताली बिल्कुल ना बजाएं। मैं फिर कह रहा हूं, हिम्मत के लोग मेरे साथ हो जाएं। गर हम ही इनकी लाशों को, कहां जिंदा लोग मुझे बता दीजिएगा, गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमी आते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो, इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। कैसी बौछार, किसकी बौछार सर? जज साहब मैं आपकी उपस्थिति में बयान दे रहा हूं, 2 कैमरे मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं झूठ बोलूं तो मुझे गलत टोकिएगा आप। हिंदुस्तान में एक जवान जैसे ही गन लेकर के आतंकवादियों की तरफ जाता है, जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्तियां लेके आ जाते हैं, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये फूफा जी है, नाश्ता से करने आए हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पर। सर ये मानव अधिकार के कार्यकर्ता किस दिन राष्ट्रवादियों राष्ट्रद्रोहियों में अंतर करना सीखेंगे? मैं फिर एक बयान दे रहा हूं, एक जुडिशरी के सामने बयान दे रहा हूं। 14 आईपीएस ऑफिसर सर इससे जेल के सीखचों में पड़े, जिसमें विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, किसी ने सुनी ना हो तो। मैंने 14 कांस्टेबल नहीं बोला है, मैं 14 एसपी बोल रहा हूं। इस समय जेल के सीखचों में पड़े हैं, जिसमें विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। मैंने पूछा क्यों डाल दिया जेलों में इन्हें? कहना इन्होंने कुछ टेररिस्टों को गोली मार दी थी, मैं आपकी नींद ना भगा दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। 14 आईपीएस ऑफिसर जेल के सीखचों में, कहना हां इन्होंने कुछ आतंकवादियों को गोली मारी थी। मैंने कहा हलवा खिलाते। मैंने फिर कहा आपका गुस्सा मुट्ठियों में आ जाना चाहिए। जिनके कंधों के स्टार बढ़ने चाहिए थे उन्हें हमने जेलों में सड़ा दिया, और जिन आतंकवादियों पर 65 रुपए की गोली खर्च करनी थी उन्हें बिरयानी मुर्गे परोसे इस मुल्क ने। तो आतंकवाद बढ़ेगा सर। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। क्यों हो रहे हमले? जरा
नींद खोल के सुनिएगा, हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानवाधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। रास्ता ठीक लगे तो मेरे साथ दीजिएगा। इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले। किया क्या है सर हमने 70 सालों में? हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी। अजीब देश है ये। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदार लोगों के सामने और कैमरे के सामने अपनी बात बोल रहा हूं। 250 लोग साइन करते हैं रात्रि के समय। मैं कविता से ज्यादा कड़वी बात बोल रहा हूं। 250 लोग साइन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलता है रात को सर 3:30 बजे। यह हिंदुस्तान की पहली निंदनीय घटना थी मेरी दृष्टि में। ये बहुत अच्छे। क्यों थी निंदनीय घटना? मैंने वो 250 लोग, पहली बात तो सामान्य नहीं थे, हमारी और तुम्हारी तरह नहीं थे। वो बड़े पद्म पुरस्कार विजेता साहित्यकार थे, वो टीवी के बड़े चैनल के अधिकारी थे, वो डॉक्टर थे, वकील थे, बड़े ऑफिसर थे, जिन्होंने 250 लोगों ने साइन किए। किस बात के लिए करे? इस आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे हैं। मेरे गुस्से की इंतहा देखिएगा आप। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कसम देता हूं, ताली बिल्कुल मत बजाइए यदि गुस्सा आपका हथेली में न आए तो। और यदि विनीत चौहान आपको लगे हिंदुस्तान के हक में खड़ा मैं कड़वा बयान देने जा रहा हूं, तो मेरे साथ होइएगा। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, याकूब मेमन आतंकवादी को फांसी मत लटकाओ, उसके बच्चे छोटे हैं। क्या उस कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी, जो अपने पिता की चिता को सैल्यूट करके आग दे रही थी? तुम्हें शर्म नहीं आती किसके समर्थन में खड़े हो? शहीदों के बच्चे बच्चे नजर नहीं आते, आतंकवादियों के बच्चे बच्चे नजर आते हैं। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, इसलिए हो रहे हैं हमले इस देश के अंदर। हमने आतंकी पाले। लोग कहते हैं विनीत चौहान वीर रस का कवि है। मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूं सर, मैं बगावत का कवि हूं। मैं एक भी बाग इस भीड़ में तैयार कर दूं तो मेरा कहना सार्थक है, आपका सुनना सार्थक है। मैं अंतिम 2 लाइन पढ़ रहा हूं कि हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई आंखों में आया पानी, 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं फिर आपको ध्यान दिलाता हूं, केवल वो लोग ताली बजाएं जो मेरे इस कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो आप चुप रहिएगा। मैं 14 दिन के लिए इंग्लैंड गया था भारत सरकार की तरफ से। मैंने लंदन में, बेलफास्ट में, स्कॉटलैंड में, पूरी दुनिया में भी इस कानून को गाने वाला विनीत चौहान अकेला भी बचा, तो मैं इस कानून को अकेला गाऊंगा। लेकिन एक शेर दिल इंसान की तस्वीर के सामने यदि विनीत चौहान खड़ा है, तो मेरे कहने का तेवर क्या हो, आपके सुनने का तेवर क्या हो, मुझे अंतिम लाइन बता दीजिए, मुझे विदा कर दीजिएगा। कल जब मैं उड़ूं रांची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए, तो विमान में आपकी तालियां पीछा करें। भाई ने बताया हम 14-14 दिन से नींद में जगे हुए हैं, हमें नींद की झपकियां हैं, लेकिन मैं चाहता हूं एक दिन मुझे आपकी तालियां और न सोने दे विमान के अंदर। मैं उम्मीद करूंगा। अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि उठो नया कानून मांग लो। अंतिम लाइन पढ़िएगा, एक एक श्रोता के हाथ खड़े हो जाएंगे। मंच का भी ध्यान चाहता हूं। मैं अंतिम लाइन पढ़ के विदा हो रहा हूं आपसे। मेरे इस कानून के साथ जो लोग हों, जितने देशभक्त हो, बस वो मुझे पर्याप्त हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।